जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध रेजिडेंसी रोड। इस रेजिडेंसी रोड को देखिए, आज ये रेजिडेंसी रोड मुकम्मल तौर पर खाली है। इस रेजिडेंसी रोड के ऊपर वीवीआईपी मूवमेंट लगभग ना के बराबर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा राजभवन में रहते हैं तो उन्हें इस रेजिडेंसी रोड पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी रेजिडेंसी रोड के बिल्कुल आखिर में, जब आप यहाँ से इस रेजिडेंसी रोड पर जाते हैं, बिल्कुल आखिर में जहाँ ये रोड ख़त्म होती है और टर्न आता है, वहाँ पर मुख्यमंत्री का आवास है। यानी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री इसी रेजिडेंसी रोड पर रहा करता था। बिल्कुल आखिर में जाकर जहाँ से वजारत रोड शुरू होती है, उस वजारत रोड की शुरुआत में ही सबसे, वजारत का मतलब ही मिनिस्टेरियल रोड, उस मिनिस्टेरियल रोड पर मुख्यमंत्री का आवास है। लेकिन पिछले 4 साल से जम्मू कश्मीर के लोग इस इंतजार में हैं कि कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और रेजिडेंसी रोड पर दोबारा से वीवीआईपीओ की गाड़ियां नजर आएंगी, दोबारा से मुख्यमंत्री का काफिला यहां से गुजरेगा। 4 साल गुजर गए। केंद्र सरकार कह रही थी कि डीलिमिटेशन खत्म हो गई, उसके बाद चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि जब तक समरी रिवीजन मुकम्मल नहीं होगी, समरी रिवीजन के मुकम्मल होने के बाद चुनाव होंगे। 25 नवंबर को समरी रिवीजन खत्म होने वाली है और 25 नवंबर के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर होंगी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या इनपुट देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ही बताना है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर की ठीक है जिसके चलते हम चुनाव करवाएं। अगर वो हरी झंडी देते हैं तो आपको इस रेजिडेंसी रोड के ऊपर दोबारा वीवीआईपी नजर आएंगे, आपको इस रेजिडेंसी रोड के ऊपर दोबारा से मुख्यमंत्री का काफिला नजर आएगा। फर्क ये होगा कि वो जो पहले काफिला हुआ करता था वो एक राज्य के मुख्यमंत्री का होता था और अब केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का काफिला होगा। यानी हालत कुछ अरविंद केजरीवाल जैसी होगी। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो मन करता है वो करते हैं। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में जो तनातनी शुरू हुई है, उसके चलते उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगानी पड़ रही है कि जनाब हम ब्यूरोक्रेटों को बुलाते हैं कि मीटिंग के लिए आइए, लेकिन कोई भी ब्यूरोक्रेट मीटिंग के लिए आने को तैयार नहीं। सोचिए जम्मू कश्मीर में इस तरह की सरकार बन जाए कि कामकाज तो सारा लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री इस रेजिडेंसी रोड पर दौड़ते रहेंगे, कभी उधर तो कभी इधर, बस दौड़ के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। एक वक्त था जब मुख्यमंत्री का काफिला यहां से गुजरता, हम कश्मीर टाइम्स में काम करते थे तो हम ठीक कश्मीर टाइम्स की उन खिड़कियों के सामने आते, वहां पर खड़े होते और नीचे से मुख्यमंत्री के काफिले को जाते हुए देखते थे। मैंने अपनी पत्रकारिता में मुफ्ती मोहम्मद सैयद, गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला और उसके बाद महबूबा मुफ्ती के काफिले को यहां से जाते हुए देखा है। और इसी रेजिडेंसी रोड के ऊपर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। यहां पुलिस का अमला हर वक्त तैनात रहा करता था ताकि वीवीआईपी मूवमेंट में कोई दिक्कत न हो। विस्लिंग होती रहती थी और उस विस्लिंग के साथ में ही यहां पर ट्रैफिक का मूवमेंट रहा करता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहता है तो जिनको अरमान है जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने का, वो असली मानू में लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक क्लर्क के अलावा उनकी हैसियत और कुछ भी नहीं होगी, ऐसा कुछ बड़े बड़े राजनेताओं का कहना है। एक बड़े नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री अगर केंद्र शासित प्रदेश में बनता है तो वो मुख्यमंत्री केवल सेक्रेटरी होगा एलजी का, यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहेगा जम्मू कश्मीर में वही होगा और मुख्यमंत्री केवल सिर्फ इस वजारत रोड की वो जो एक चीफ मिनिस्टर का बंगला है उस बंगले की लाइफ को एंजॉय करेगा। बटन दबाने पर चपरासी आ जाएगा, बटन दबाने पर क्लर्क आ जाएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन ताकतें सभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होंगी। आप भली बात ये जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑलरेडी संशोधन कर करके यूनिवर्सिटियों में जो ताकत चीफ मिनिस्टर के पास हुआ करती थी वो चीफ मिनिस्टर से ले ली है। चीफ मिनिस्टरों को जो चीफ मिनिस्ट्री खत्म होने के बाद, उनकी चीफ मिनिस्ट्रियल टेन्योर खत्म होने के बाद जो बेनिफिट्स उनको मिलते थे वो भी विड्रॉ कर लिए गए हैं। प्रोटोकॉल जो उनको था उस प्रोटोकॉल को कम किया गया है। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर का होगा उस मुख्यमंत्री के लिए एक और दिक्कत ये होगी कि वो सिविल सचिवालय में जाएगा, बाबू को बुलाएगा
लेकिन अगर बाबू एलजी के पास होगा तो मुख्यमंत्री के पास नहीं आएगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है ऐसा होगा, मैं दिल्ली के मॉडल को देखकर बता रहा हूं कि दिल्ली मॉडल में यही सब कुछ हो रहा है। दिल्ली मॉडल में क्या हो रहा है? दिल्ली मॉडल में केजरीवाल रोज परेशान होता है, कभी किसी दरवाजे पे, कभी किसी दरवाजे पे, और ताकतें दिल्ली मॉडल में केजरीवाल के पास बहुत थोड़ी सी हैं। और उसके बाद मान लीजिए सत्ता में भारतीय जनता पार्टी नहीं आती, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या कोई अन्य दल आता है, तो वो अलग मुसीबत, वो अलग परेशानी, उसको भी झेलना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहां के नेता बताते हैं, लेकिन उसके बीच में जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से जबरदस्त परेशान हैं कि 4 साल से ज्यादा का समय गुजर गया, अभी भी चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं कह रहा, केंद्र सरकार अभी भी असमंजस की स्थिति में है। खबरें इस तरह की फ्लोट हो रही हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, तब तक वो जम्मू कश्मीर में चुनाव ही नहीं कराएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी में मुख्यमंत्री के दावेदार बड़े हो चुके हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले दिनों गुलिस्तान न्यूज ने एक सर्वे भी करवाया। हालांकि उस सर्वे की डिटेल्स गुलिस्तान न्यूज ने अपने चैनल के ऊपर शेयर की, पब्लिक में वो डिटेल्स हमारे साथ हमें नहीं मिली, लेकिन वो जो डिटेल्स गुलिस्तान न्यूज ने शेयर की है उसमें सबसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना, और उनको लेकर यह कहा गया कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ज्यादा बड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो उन्होंने वहां पर अपने सर्वे में कहा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग भारतीय जनता पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और अन्य दलों को समझते हैं, उनके मुताबिक 4 बड़े दावेदार हैं बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के। सबसे बड़े दावेदार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमओएस पीएमओ हैं। उसका कारण यह कि वो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी और केंद्रीय गृह मंत्री के बिल्कुल सबसे करीब रहने वाले मंत्री और केंद्र में इस समय हैं, और सारे कामकाज से और जम्मू कश्मीर से भली भांति और बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। नंबर 2 दावेदारी सुनील शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर महामंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सीधे संपर्क में रहने वाले नेता। नंबर 3 पर दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की। उसका कारण यह साफ छवि, और साफ छवि होने के साथ साथ में लोगों के साथ जो उनका कनेक्ट है, उस कनेक्ट का कोई मुकाबला नहीं। आम जनता हो, पत्रकार बंधु हो, हर एक के साथ, और जितनी बार भी बीजेपी को एम्बेरस होने का या बीजेपी का पब्लिक में इमेज खराब होने का मौका आया, रविंद्र रैना ने बड़े अच्छे तरीके से उसको संभाला। कैसे? डेली वेजरों के बीच में चले जाएंगे, युवा राजपूत सभा के आंदोलन में चले जाएंगे, हर जगह पहुंच जाएंगे। यानी कोई जगह ऐसी नहीं है जहां रविंद्र रैना जाते नहीं और लोगों के बीच नजर आते नहीं। और अगर टीआरपी के हिसाब से देखा जाए तो टीआरपी में रविंद्र रैना नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं। किसी भी फेसबुक पेज के ऊपर जब उनका वीडियो आता है, वो वीडियो वायरल जरूर होता है। इसका मतलब लोग उन्हें पसंद करें, पसंद ना करें, लेकिन लोग उनको सुनना जरूर चाहते हैं। शायद उसकी वजह यह भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके चलते कई इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं, इसलिए भी लोग रविंद्र रैना को सुनना चाहते हैं। और चौथे दावेदार बड़ी खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी में अपना कद बढ़ाते हुए देवेंद्र सिंह राणा है। देवेंद्र सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में सह प्रभारी हैं। देवेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी में जब से आए हैं तब से बिल्कुल लो की रहे हैं, कोई ज्यादा शोर नहीं, हुहल्ला नहीं, हंगामा नहीं। और एक बयान उन्होंने राजपूत सभा को लेकर, युवा राजपूत सभा के आंदोलन को लेकर दिया। उस एक बयान के बाद यूं समझ लीजिए सारी कहानी पलट गई और सबको लगा कि अब शायद वाकई युवा राजपूत सभा का जो आंदोलन था महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी का, कामयाब होने वाला है। वही हुआ। और इस समय हिमाचल में देवेंद्र सिंह राणा को जो मौका मिला है प्रधानमंत्री के दिल में जगह बनाने का, प्रधानमंत्री के और करीब होने का, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के और ज्यादा करीब होने का, उस मौके को लेकर भी राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि देवेंद्र राणा का कद हिमाचल के इन चुनाव से 2 गुना और बढ़ जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करती है। जीत हासिल करे या जीत हासिल ना करे, लेकिन लोगों का यह मानना है कि जिस तरीके से देवेंद्र सिंह राणा
राजनीति में उतरे और जिस तरीके से उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना कद बनाया, उमर अब्दुल्ला के करीबी बने, और एक समय वो भी था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनको नंबर 2 माना जाता था। और अब आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से वो केंद्रीय नेतृत्व के करीब हो रहे हैं, कि जो पार्टी के नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनके करीब हो रहे हैं, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि देवेंद्र सिंह राणा एक मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहे हैं। अब ये 4 बड़े दावेदार हैं, उसके अलावा अन्य कई और नाम बीजेपी में हैं, और बीजेपी के ही कुछ नेता कहते हैं ये 4 नाम तो हैं, लेकिन अंत में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये किसी को पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कौल हालांकि संगठन महामंत्री हैं, और सुबह लगभग 6 बजे के करीब करीब जो व्यक्ति अपने दफ्तर का आरंभ करता हो और रात को 10-11 बजे तक अपना काम करता हो, उस संगठन महामंत्री को भी आप इस रेस से बाहर नहीं रख सकते। क्यों? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी संगठन महामंत्री थे, और संगठन महामंत्री से सीधा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए किसी भी पार्टी के बड़े या छोटे नेता को आप इस रेस से बाहर नहीं रख सकते। लेकिन रेस तो तब होगी जब चुनाव होंगे, और जब चुनाव होंगे तब जाकर इस रेजिडेंसी रोड के ऊपर चहल पहल दोबारा आएगी। और जहां तक इस पार्टी का ताल्लुक है, बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो कोई दावेदार नहीं सिवाय उमर अब्दुल्ला के। अपनी पार्टी कोई दावेदार नहीं सैयद अल्ताफ बुखारी के अलावा, पीडीपी कोई दावेदार नहीं महबूबा मुफ्ती के अलावा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस कोई दावेदार नहीं सज्जाद लोन के अलावा। पिछले दिनों सज्जाद लोन की पार्टी ने अध्यक्ष के पद का चुनाव किया। उस पर हंसी चुनावों पर इसलिए आती है कि आप अध्यक्ष के पद का चुनाव कर रहे हैं और पार्टी के बनाने वाले तो आप खुद आपके पिता थे, तो पिता की पार्टी में पुत्र अध्यक्ष नहीं बनेगा तो कोई और कैसे बन सकता है? पिता पुत्र की पार्टी में पुत्र के अलावा और पिता के अलावा कोई अध्यक्ष बने, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर कोई अध्यक्ष बनता भी है तो उसकी चलती कम है, चलती पुत्र की और पिता की ही है, यह हमने देखा है। तो ये इस समय की स्थिति है। और इसके बीच में आम आदमी खड़ा होकर दाएं बाएं, वो देख सकते हैं आप, वो 3 लोग वहां पर बैठकर जो है, वो 3 लोग वहां पर इसी बात पर जो है संजीदगी के साथ बातचीत कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का आने वाले कल में रेजिडेंसी रोड के ऊपर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और एक नाम तो मैं भूल ही गया, गुलाम नबी आजाद। उनको लेकर कुछ पत्रकार बंधु बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा गुलाम नबी आजाद भी हो सकते हैं। गुलाम नबी आजाद भी चेहरा हो सकते हैं क्योंकि वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन क्या वो इतना मैंडेट हासिल कर पाएंगे कि वो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री का चेहरा बने? सीमित हो गए हैं डोडा क्षेत्र तक, और अब जम्मू में भी कुछ कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जो जम्मू में इकाई है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की, वो इकाई सड़कों के ऊपर बड़ी कम नजर आ रही है, वो इकाई ग्राउंड पर बड़ी कम नजर आ रही है, मोमेंटम नहीं बन पा रहा। और कई लोग डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में ऐसे भी हैं जो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई थी, लेकिन आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बन चुकी है। हवाओं को कोई पता नहीं कि राजनीतिक मैदान में कब हवाएं किधर की तरफ चलना शुरू हो जाए। कोई हवा बदली तो हम भी आपको कहेंगे, लेकिन फिलहाल हवाएं यही कह रही हैं कि बड़े प्लेयर हैं बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और पीडीपी, ये बड़े प्लेयर हैं। और उसमें कांग्रेस भी एक प्लेयर है, लेकिन उसे बड़ा प्लेयर अब इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बड़े जितने उनके थे वो सब निकल के डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में चले गए। तो हम रेजिडेंसी रोड पे हैं, खबर रेजिडेंसी रोड पर आप तक यही पहुंचा रहे हैं कि क्या इस सड़क के ऊपर जब यहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की गाड़ी दौड़ेगी, क्या वो केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा या वो एक राज्य का मुख्यमंत्री होगा? हमें इंतजार रहेगा।